हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल कालीन या हम कहें मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 20 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोग देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? यानी जो कुतुब मीनार है वह किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने इसे पूरा कराया था, यानी इसे कंप्लीट कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हम जान लेते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वह किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था वह एक सूफी संत थे जिसके नाम कुतुबुद्दीन जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था। उन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कुतुबुद्दीन जिस समय इस मंजिल या कहा जाए इस मीनार का निर्माण कराया जा रहा था, उसी समय 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला शासक जो इल्तुतमिश बनता है, इसी ने इसके अधूरे कार्य को पूरा करवाया था। तो किस शासक ने पूरा करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। यानी जो इल्तुतमिश था उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसे पूरा करवाया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों की तरफ है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? यानी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? कहा जाता है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह जो गरीबों की मदद के लिए काफ़ी उत्साहित रहता था, यह लाखों का दान किया करता था। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। यानी लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? जैसे क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वह कब? 1200 यानी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय हो गई थी। तो वह शासक कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, उपरोक्त में से कोई या इनमें से कोई नहीं। कहा जाता है कि इल्तुतमिश की 1236 में जिस समय मृत्यु होती है, उस समय उसके पुत्रों में से कोई भी ऐसा पुत्र योग नहीं था जो राजगद्दी को संभाल सकता। इसीलिए इल्तुतमिश द्वारा क्या होता है कि अपनी पुत्री यानी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और यह दिल्ली सल्तनत की या हम कहें उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका का गौरव प्राप्त होता है। यानी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल या सेनापति को छोड़कर गया था? कहा जाता है दोस्तों, जिस समय 1192 के ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी को विजय प्राप्त होती है और उस समय गोरी का दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो जाता है। इसी बात 1193 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में क्या होता है? गोरी जयचंद को हराकर एक तरह से कहा जाए उत्तर भारत पर इसका अधिकार हो जाता है। जिस समय गोरी अपने अगबान की तरफ लौट रहा था और जो उसके विजित प्रदेश भारतीय विजित प्रदेश थे, उनका सेनापति किसे नियुक्त करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर चला जाता है।
तो हमारा विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यानी किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान की रजिया बेटी थी? तो इल्तुतमिश की, यानी अल्तमस या हम कह दें इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान क्या थी? पुत्री थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? कहा जाता है दोस्तों, अगर हम बलवन के बारे में बात करें, बलवन इल्तुतमिश का एक गुलाम था। जिस समय इल्तुतमिश ने चहलगानी का गठन किया था, इन्हीं सुल्तानों में से बलवन को शामिल कर लिया था। और बलवन को जिस समय शामिल किया गया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है, बलवन नसरुद्दीन महमूद शाह का वजीर बनता है। और यह 20 वर्षों तक का, यानी जब तक सुल्तान नहीं बन जाता है, 1266 ईस्वी तक का यह क्या रहता है? दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री रहता है। और उस समय वजीर जो रहता है, यानी बादशाह जो रहता है, वह कौन रहता है? नसरुद्दीन महमूद शाह। यानी हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त होता है? कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और 1200 और 1500 दोस्तों, 1526 ईस्वी में जिस समय बाबर भारत पर अटैक करता है इब्राहिम लोदी पर, और इब्राहिम लोदी को पराजित कर कर दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। यानी दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त होता है? तो हम कह सकते हैं 1526 ईस्वी में। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? 1526 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? कहा जाता है दोस्तों, जिस समय इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, जो चहलगानी के 40 गुलाम सुल्तान मतलब गुलाम थे, वह अपने अपने तरह से शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश के जो गुलाम थे, किसी के आगे ना होकर, किसी के कंट्रोल में ना होकर, अपने हिसाब से नीतियों का संचालन कर रहे थे। जिस समय बलवन सुल्तान बनता है, तो धीरे धीरे कर कर इन जो गुलाम थे, इन पर क्या करता है? पाबंदी लगाता है। अंततः क्या करता है? चहलगानी को समाप्त कर देता है। चहलगानी का विनाश करने का श्रेय बलवन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कहा जाता है दोस्तों, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक तरह से कहा जाए मध्य एशिया में, मुगल बर्नी जो फ्रांस का शासक था जंगेज खां, उसके साम्राज्य पर अटैक करता है और मुगल बर्नी भारत की तरफ आता है। तो उस समय जंगेज खां पीछा करते करते, यानी कहा जाए 1220 आसपास, तो उस समय भारत में किसका शासन था? इल्तुतमिश का। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, यानी पूछ रहा है दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वह किस जाति के थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, एक जाट कबीला था। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वह एक तुर्क थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का प्रथम सेनापति कौन था, या जनरल कौन था? तो खिरज खां, मोहम्मद गोरी, मलिक गफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मदुरई तक यानी सुदूर दक्षिण भारत तक का आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक गफूर था। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। जो स्वयं को द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया गया था? यानी किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो वह विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, यानी बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा जो शासक था वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी ये एक दार्शनिक राजा था, इसलिए वो किसमें निपुण था? विकल्प नंबर डी, यानी दर्शन में निपुण था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई गई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। हमारा विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, बलबन के। तो इब्ने बतूता जो है या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रेहेला। इसका क्या नाम था? रेहेला नाम था। अगले तरफ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में परमाणु स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के एवज में तांबे के प्रमाणित मुद्दों का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगर अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? कहा जाता है दोस्तों, अधिकांश विद्वान ये मानते थे मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का अंश विद्यमान था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी नई नई योजनाओं के चक्कर में नई नई प्लान किया करता था जो असफल होती थी। इसीलिए कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र में या उसके संबंध में, उसके गुणों में विरोधाभास का मिश्रण पाया जाता था। यानी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।